नमस्कार, मैं हूं ध्रुव और आप सभी का स्वागत है SSR मीडिया हाउस में। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रयागराज महानगर के महामंत्री हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे श्याम प्रकाश पांडे जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप राजनीति में जब आए तो आपने किसको आइडल बनाया, किससे आपने प्रेरणा लेकर के राजनीति में कदम रखा? मैं 2005 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं इंटर करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया मैंने। तो जब मैं एडमिशन लिया तो मेरे भी सपने थे कि मैं इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के IAS PCS बनने का मैं भी सपना अपने जहन में रखा था। लेकिन जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होने के कुछ दिनों बाद अपने क्लासेस में मैं जाता था पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई के बीच में एक दिन मैं जब विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन की तरफ से मैं अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता अभियान का जो है कैंप लगा था। तो वहाँ पर एक मेरे ही घर के ही बगल में ही विद्यार्थी परिषद के बड़े पदाधिकारी थे, वो वहाँ पे सदस्यता करा रहे थे। मैंने उनको देखा तो सहजता और सरलता के साथ मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे जो है वहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनाया। सदस्य बनाते ही उन्होंने मुझे ये कहा कि श्याम जी, कल आपको जो है एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आना है। तो मैंने उनके इस आमंत्रण को भी स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद मैं फिर अपनी क्लास में चला गया। दूसरे दिन मैं जब उस कार्यक्रम में गया तो उन्होंने विद्यार्थी परिषद के महानगर कोषाध्यक्ष के रूप में मेरी घोषणा कर दी। अच्छा, वो जब घोषणा हुई मेरी तो मुझे वहाँ पर तो अच्छा लगा ही। अच्छा लगने के साथ साथ दूसरे दिन वह घोषणा मेरे पेपरों में छप गई, और जब वो पेपर में छपी तो मुझे और भी अच्छा लगा। जब और अच्छा लगा तो वो पेपर में मेरा नाम निकला था, और उस नाम को मैंने अपने मोहल्ले में जितने भी लोग रहते थे सबको मैं ले जाके दिखाने लगा। कौन से सन की बात है? ये सन 2005-06 की बात है। तो आपने 2005 में ही छात्र जीवन के साथ साथ आपने राजनीति में कदम रखी। तो वो आपने कहा कि आइडियल हम लोगों के स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों और शैली और उनके राष्ट्र प्रेम को देखते हुए हम लोग आज जो है सामाजिक जीवन में हैं। तो सर, आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? मेरा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में जो हम अपनी सोच के आधार पे जो चीज़ें परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन को हम अपने द्वारा कर सकें। हम जैसा राष्ट्र हम अपने मन से ये सोचते हैं कि हमारा भारत जो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, हमारे भारतवर्ष के अंदर जो भारतवर्ष के संपूर्ण विश्व के अंदर जो एक मानक था, भारतवर्ष का संपूर्ण विश्व के अंदर जो एक अपना अधिष्ठान था, उस अधिष्ठान को हम पुनर्स्थापित कर सकें और पुनः भारतवर्ष अपनी सोने की चिड़िया बने, पुनः भारतवर्ष का मान सम्मान उसी रूप में देखा जाने लगे जब पुरातन समय में हुआ करते थे, प्राचीन भारत में। प्राचीन तो श्याम भारत जी, में जैसा कि आप एक युवा नेता भी हैं और एक युवा संगठन से जुड़े भी हुए हैं, तो अभी वर्तमान समय में देखा जाए कि जो मोदी जी ने 2047 में युवा भारत का और विकसित भारत का जो उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है, तो आपकी जो संगठन की जो भूमिका है युवा भारत के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से प्रगतिशील कदम के साथ युवा भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आपका संगठन उसमें क्या भूमिका निभा रहा है? उस भूमिका में सबसे बड़ी भूमिका हमारी ही है। अगर आज मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत का, निश्चित रूप से उस विकसित भारत को अगर कोई परिणत समय पर ले जाएगा या उसको परिणित करेगा या उसको जो है क्या कहते, उस लक्ष्य को जो मोदी जी ने लिया है उस लक्ष्य को प्राप्ति अगर कोई करेगा तो वो युवा ही करेगा। युवा के माध्यम से ही हो सकेगा। युवा अपने जो है क्या कहते हैं नए नए प्रकल्पों के माध्यम से, नए नए आयामों के माध्यम से, नए नए रोजगारों के माध्यम, नए नए सृजनों के माध्यम से, और पूरे विश्व के अंदर आज भी जो आज तक जो कुछ भी हुआ है युवा के ही क्रांति से वो परिणाम आए हैं। तो एक बड़ा नाम जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय चूंकि छात्र संघ की एक पुरानी यहाँ पे भूमिका रही, बड़े बड़े नाम यहाँ से निकल कर आते हैं, प्रधानमंत्री भी इवन कई लोग और मुख्यमंत्री, कई बड़ी हस्तियों का नाम जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान समय में ये जो इलाहाबाद छात्र संघ, इसको बहाल क्यों नहीं किया जा सका, जबकि आपकी सरकार भी है और एक बड़े नेता है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस भी किया बच्चों को कि यहाँ पे बहाल किया जाएगा और आप भी उससे जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो छात्र है वो
देश की कोई ऐसी कुर्सी नहीं जिस कुर्सी का उसने शोभा न बढ़ाया, चाहे वो कविता के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में रहा हो। तो विश्वविद्यालय का छात्र हर एंगल से, हर जगह पर उसने अपनी प्रतिभा को दिखाया है। और रही बात छात्र संघ की, तो छात्र संघ एक ऐसी पौधशाला है जहां से नए नए छात्र उभरते हैं, नए नए युवा राजनीति में आते हैं, और वही युवा आने वाले समय में देश की राजनीति को भी तय करते हैं। और हम अपने संगठन के माध्यम से, अपनी सरकार को भी हम लोग विभिन्न विषयों के माध्यम से हम लोग वहां तक बात पहुंचाते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो प्रयागराज से एक विधायक हैं और एमएलसी विधायक हैं सुरेंद्र चौधरी जी ने अभी विधान परिषद के अंदर छात्र संघ बहाली का विषय उठाया, और उस विषय को कहीं ना कहीं हम लोगों ने जाके उनसे कहा, तो उन्होंने उस विषय को वहां से उठाया। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सरकार इस छात्र संघ बहाली पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। अच्छा, पर्टिकुलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे कई, जैसे हम लोगों ने अभी सकारात्मक पहलुओं की बात की, यहाँ पे कई नकारात्मक पहलू भी जुड़ा हुआ है, जो कि छात्र संगठन के साथ जो हम लोग राजनीति की बात करते हैं, इसके साथ हिंसा, मारपीट, आगजनी, प्रोफेसर को क्लास न लेने देना, क्लास चलती हुई क्लासों में बच्चों के क्लासों में घुस जाना, तो इस तरीके की घटनाएं अक्सर हम लोगों ने देखी है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से। तो इसको क्या आप उचित ठहराते हैं? ये जो आपने देखा है वो छात्र संघ के नाते ये सब नहीं होता है। छात्र संघ को इसमें घसीटा जाता है। वह जो कुछ भी होता है वो अराजक तत्वों के माध्यम से होता है। वो अराजक तत्वों को रोकना चाहिए, ना कि छात्र संघ को रोकना चाहिए। अराजक तत्व रोकिए ना, जिन अराजक तत्वों के माध्यम से ये गलत घटनाएं हो रही हैं, जिन अराजक तत्वों के माध्यम से क्लासों को डिस्टर्ब किया है, जो छात्र है, जो छात्र चुनाव लड़कर छात्र संघ में छात्र हितों की लड़ाई लड़ता है, वो कभी छात्र का अनहित नहीं कर सकता है। तो ये जो करते हैं ये अराजक लोग होते हैं, वो छात्र भी नहीं होते हैं, और बाहर से आके वो छात्र हितों की लड़ाई के रूप में अपने आप को दिखाकर वो जो है क्या कहते हैं ऐसे गलत कार्य करते हैं। ऐसे गलत कार्य करने वालों को चिन्हित करना चाहिए और उनको चिन्हित करके ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। अच्छा, अभी एक यूजीसी का मुद्दा जो कि विवादों से भी घिरा हुआ है, और इस पे कई सारे आंदोलन भारत में हो चुके हैं, कई वर्ग के लोग, चूँकि 85 बनाम 15 की लड़ाई भी इन्होंने घोषित कर दिया है, तो इस पे आपको क्या कहना है कि चूँकि हमारी सरकार है, एक तरफ मोदी जी जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, शिक्षित भारत की बात करते हैं, युवा भारत की बात करते हैं, प्रगतिशील भारत की बात करते हैं, और एजुकेशन की तरफ आगे की बात करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से ये कानून आया है, चूँकि ये खासतौर से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो शिक्षा का माहौल था कहीं ना कहीं खराब हुआ, आपने देखा। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ हम विकसित भारत की बात करें, दूसरी तरफ हम जातियों में बांट करके, हम लोग जात पात में करके एक पीछे ले जा रहे हैं भारत को? देखिए, ये जो यूजीसी का विषय है, ये विषय कहीं ना कहीं जो है इससे समाज का जो भी सवर्ण वर्ग है वो नाराज है। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके संज्ञान में ना होने के कारण ये सब विषय आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिना जो शीर्ष नेतृत्व जो भारत सरकार की है उनके संज्ञान में लिए हुए कानून आ गए? ये है, क्योंकि हम लोग संगठन के लोग हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये संगठन के द्वारा पता चलता है। शीर्ष नेतृत्व के जानकारी के बिना यह कार्य हो चुका। आपको ज्ञात होगा कि उसमें दिग्विजय सिंह जी की जो है ये कमेटी बनी थी, और दिग्विजय सिंह जी ने ये कमेटी के द्वारा ये बनाया हुआ पूरा ये नियम था, और अध्यक्ष थे, ये नियम था, और उन्हीं के इन नियमों को हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे उनसे बिना जानकारी के ऐसे इन नियमों का उन लोगों ने जो है पारित कर दिया है। तो फिलहाल इशारा कांग्रेस की तरफ है? बिल्कुल, ये दिग्विजय सिंह जी तो कांग्रेस के ही हैं, तो ये सभी जानते हैं। आपका इशारा कांग्रेस से, मतलब कांग्रेस जातिवाद कर रही है? बिल्कुल, ये देखिए, उनका तो हमेशा से समाज को तोड़ने का, तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से समाज में बने रहने का, और लोगों को अपने तुष्टीकरण के माध्यम से ही लोगों को बरगलाकर लोगों का शोषण करने का हमेशा से कार्य रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक बड़ा नेता, उच्च कद का नेता जो कि केंद्रीय नेतृत्व में है, उन्होंने खुलकर के इसका ना ही विरोध किया, ना इसके समर्थन में बात की, तो आप इनको कहाँ पाते, कहाँ स्टैंड इनका? निश्चित रूप से इसमें जल्द ही किसी न किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट आएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये विषय चला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के साथ ही इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराया और स्टे दिया इस पर। और मेरे भारत सरकार की तरफ से भी बहुत इसका सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत इसके
प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। हम लोग छात्र संगठन की बात करें, छात्र राजनीति की बात करें और आप युवा राजनीति में हैं, तो युवाओं की सबसे मूलभूत समस्या वर्तमान में अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर स्पेशली बात करें तो इस समय बेरोजगारी हो गई, या पेपर लीक के मामले, पेपर 2 साल 3 साल टल जाना, कभी हाई कोर्ट में जाना, कभी सरकार द्वारा निर्णय बदल देना, इस तरीके से मुद्दों की वजह से सरकार कहीं ना कहीं जो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, युवा परेशान है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार के आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बातें पहुँचानी चाहिए, सरकार के संज्ञान में ये बातें हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार 2017 में बनी। 2017 में सरकार आने के बाद चूंकि सरकार तो बदली, लेकिन सरकार में जो करप्ट लोग थे वो नहीं बदले, तो धीरे धीरे उनमें सुधार आए। इसका दायित्व तो आप ही के ऊपर जाता है ना। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। धीरे धीरे इन पर सुधार आए और इनको ठीक करने के लिए हमारी सरकारों ने बहुत ही जीरो टॉलरेंस के साथ, बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था के साथ हर एग्जाम को कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। लेकिन बीच बीच में चूंकि लोग तो अभी वही है, लोगों को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता ना, उनको सुधारा ही जा सकता है। तो ऐसे जब भी विषय सामने आए हैं उन विषयों पर कठोर कदम हमारी सरकार ने उठाया है और उन परीक्षाओं को निरस्त भी किया है, और निरस्त करने के बाद पुनः परीक्षा कराई है। पुनः परीक्षा को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया, हर कमरे में कैमरे लगवा के और बहुत अच्छे से जो है क्या कहते हैं उसमें बैच डलवा के सारी चीज़ों को करने का प्रयास किया है। और आने वाले भविष्य में बहुत ही पारदर्शी की व्यवस्था के साथ हमारी सरकार सारे एग्जाम कराएगी। और आपने रोजगार की बात किया है, रोजगार निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। उस रोजगार की कड़ी में भी बहुत बड़े बड़े कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। क्योंकि हमारे इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर एक युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति जो रुझान है लोगों का, उस रुझान के कारण वो लोग जो है केवल सरकारी नौकरी को पाने के लिए एक लंबे उम्र तक वो अपनी तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वहीं इधर अगर आप देखा जाए तो एमएसएमई के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को छोटे छोटे लोन उपलब्ध कराने का प्रयास किया कि आप रोजगार परख होइए, ऐसे बड़े बड़े लोनों को भी देने का प्रयास किया और बहुत लोगों ने रोजगार उससे पाया भी। और अगर उसका आंकड़ा निकाला जाए तो पहले की सरकारों में और आज की सरकारों में जो रोजगार का सृजन है वो बहुत हुआ है। तो इसका चूंकि आंकड़ा मैं नहीं लेके आया हूँ, मैं आंकड़ा लेके आता तो मैं आपको वो भी बताता। तो सरकारी नौकरियों को छोड़ के अन्य जगहों पर भी युवाओं को इस पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो युवा रोजगार का विषय है वो धीरे धीरे वो युवा सभी रोजगार पर। श्याम जी, अभी आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था, कुछ लोगों से मुझे पता चला, खैर ये व्यक्तिगत एक मामला है कि आप जब युवा राजनीति में थे तो आपको अध्यक्ष बनने का भी, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने का भी मौका आया था। आप किसी खास एक नेता के खास माने जाते हैं जो शायद उप मुख्यमंत्री हैं, क्या मैं सही हूँ? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, वो हम लोगों के प्रयागराज के हैं। व्यक्तिगत रूप से वो प्रयागराज के हर कार्यकर्ता से रूबरू होते हैं, मिलते हैं अच्छे से और सबको बड़ा प्यार स्नेह देते हैं। तो मैं अपने को ही नहीं, मैं तो जानता हूँ कि मैं ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जिनको उनका प्यार स्नेह मिलता है। तो अध्यक्ष बनना ना बनना ये तो संगठन का विषय है। संगठन ने मुझे महामंत्री का दायित्व सौंपा है, उस दायित्व का मैं अपने बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही जो है परिपक्वता के साथ मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। पार्टी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। अच्छा सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो युवा संगठन है, खासतौर से बीजेपी के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कुछ और भी ऐसे संगठन बने हुए जो कहीं ना कहीं जिसका मोटिव हिंदुत्व ही होता है। जैसे अभी हम लोग एक मुद्दा देखते हैं, लव जिहाद जी। अभी कुछ परसों की न्यूज़ आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति आता है और 3 मुस्लिमों को टोपी उतार करके थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाता है और उसको फिर जो पुलिस कार्रवाई कर। तो ऐसे मामले आपको नहीं लगता कि सरकार के आने के बाद बढ़ी है? तो क्या इसमें भी छात्र नेताओं की या छात्र संगठन की या ऐसे जो बीजेपी के पोषित जो अलग अलग संगठन है उन लोगों की भूमिका रही है या होती है? देखिए, ऐसा जो विषय है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अराजक लोग हैं। ये ना हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले हैं, ना ये लव जिहाद की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों के ये वो लोग हैं जो समाज में अराजकता फैले और उस अराजकता के माध्यम से हम अपनी रोटी को सेक सके, ऐसे लोग ये ऐसा कार्य करते हैं।
और बाकी लव जिहाद एक बड़ा विषय है, उस विषय पर हमारी सरकार बहुत ठोस कदम उठा रही है। ऐसे जो भी विषय सामने आए हैं उन विषयों पर हम लोगों ने भी पढ़ा है, पेपरों में भी पढ़ा है, देखा भी है। सरकार ने ठोस कदम के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की है। अच्छा सर, तो ये जो संगठन की हम लोग बात कर रहे थे, तो इस कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो बीजेपी 2014 के बाद सत्ता में आई है, केंद्र की सत्ता में आई है, तो इनका एक मोटिव हिंदुत्व रहा है या हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी का कोर सब्जेक्ट रही है। तो अभी जब से यूजीसी आया, कई लोगों का, खासतौर सवर्ण जो वर्ग है उसका ये आरोप है, या उसका एक उसका जो लोग दुखी है, नाराज है, उनका ये मानना है कि बीजेपी अब दलित, सवर्ण बनाम ओबीसी इसकी लड़ाई लड़ना शुरू कर दी और वो जातीय पार्टी, जात पात में बांटने का काम कर रही है हिंदू धर्म के लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि कंट्रास्ट है कि एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व का नारा देती थी, अभी अब जात पात पे उतर आए हैं? देखिए, भारतवर्ष के अंदर रहने वाला हर एक नागरिक, वह भारत सरकार की प्राथमिकता पर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई। सरकार में आने के बाद कोई किसी को मतभेद करके सरकार नहीं चला सकता है। हिंदुत्व हमारा जो है वो विषय सनातन काल से चलता चला आया है और वो आगे भी चलता है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व को समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। हिंदुत्व वो है जो सभी को सुखी देख सके, सभी के बीच में कोई भेदभाव ना हो, वो हिंदुत्व है। हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं कि समस्त वसुधा, इस वसुधा पर निवास करने वाला हर व्यक्ति हमारा परिवार है। हम ऐसे भाव को लेकर कार्य करते हैं, हम ऐसे संगठन से बिलोंग करते हैं। तो ये जो लोगों के मन में ये भाव है, ये समाज को तोड़कर और समाज में मतभेद पैदा करके ना आज तक कोई आगे बढ़ पाया, ना आगे कोई बढ़ पाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला राजनीतिक व्यक्ति वो कभी समाज में वो सर्वमान्य नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए वो निश्चित रूप से अपने राजनीतिक रोटी सेक सकता है, लेकिन समाज का जब व्यक्ति उसको जानता है तो वही व्यक्ति उसको लताड़ कर भगाने का भी कार्य करता है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो राजनीति में महिलाओं की कितनी भागीदारी कम क्यों है? आप लोग महिलाओं को क्यों नहीं जोड़ते हैं, राजनीति में आगे तक क्यों नहीं लेके जाते हैं? देखिए, आपको मैं बताते हुए मुझे हर्ष होगा कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में अगर महिला मोर्चा का कार्य उठा के देखा जाए तो सबसे अच्छा कार्य अगर प्रयागराज में है किसी का कार्य तो महिला मोर्चा का कार्य। तो सर यहाँ पे मुझे एक प्रश्न याद आ गया, जैसे कि इसके पहले जो इलाहाबाद प्रयागराज महानगर की महापौर महिला थी, तो उनको हटा करके फिर पुरुष को क्यों यहाँ पे नहीं वो महिला भी थी, अच्छी भी थी, तो फिर एक देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक जो है क्या कहते हैं, ये भी है कि सभी कार्यकर्ताओं का समायोजन हो जाए और एक ही घर में बड़े पद ना जाए और समाज के हर वर्ग में वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसे भी सोच के साथ कार्य किया। चूँकि उनके परिवार में आदरणीय कैबिनेट मंत्री नंदी जी हैं, तो ये भी हुआ कि भाई एक कार्यकर्ता का समायोजन जब हो गया है तो एक अलग कार्यकर्ता का भी समायोजन होना चाहिए। एक ही परिवार के दो लोगों को बड़े पदों पर आसीन करने से भारतीय जनता पार्टी का जो एक पहलू है वो कार्य करने का तरीका है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उस पैमाने पर कार्य करने का जो भाजपा का एक लाइन लेंथ है, जो आइडियोलॉजी है, उस पर कार्य कर रही है। तो ऐसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को उठाकर उन्होंने देखिए जो पार्षद थे और सामान्य से कार्यकर्ता जिनके पास ना कोई बाहुबल था ना धनबल था, ऐसे सामान्य से कार्यकर्ता उमेश चंद गणेश केसरवानी जी को उठाया भाजपा ने और कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव लड़ाया। गणेश केसरवानी चुनाव नहीं लड़े, हर कार्यकर्ता गणेश केसरवानी बनकर चुनाव लड़ा और गणेश केसरवानी जी आज महापौर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर सोशल मीडिया का हम लोग जनरली देखते हैं यूज काफ़ी ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा सेट करने के रूप में यहाँ पर किया जाता है। जैसा कि एक समय पे आरोप भी लगाया था, राहुल गांधी के द्वारा आरोप लगाया गया, या कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के द्वारा आरोप लगाया कि सोशल मीडिया का प्रयोग करके बीजेपी का जो IT सेल है वो राहुल गांधी की इमेज को काफ़ी नीचे डिफेम किया या नीचे ले, जैसे अमित मालवीय जी काफ़ी फेमस है अभी कुछ समय से, हालांकि वो दिख नहीं रहे, गायब है। तो आपको नहीं लगता कि अब उसी चीज़ का प्रयोग करके अब मोदी जी के भी इमेज को धूमिल किया जा रहा है कुछ समय से? देखिए, मोदी जी का जो चेहरा है वो समाज का हर एक वर्ग और भारतवर्ष के 145 करोड़ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के हृदय में, और मोदी जी के छवि को कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अगर धूमिल करने का प्रयास करता है
तो वो निरर्थक है उसका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छे कार्य किए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। और सोशल मीडिया तो सभी के लिए है, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और भाजपा ने जो आपके असली चेहरे थे, वो असली चेहरे को दिखाने का कार्य किया। आप भी दिखाइए, तो समाज आप उसको स्वीकार करेगा। तो आप विपक्ष के एजेंडे को, नैरेटिव को किस प्रकार लड़ते हैं? क्योंकि आप लोग युवा हैं और युवा राजनीति काफी मायने रखती है मोदी जी के विपक्ष पॉलिटिक्स का के जो लिए। तुष्टीकरण का राजनीति, बांटो और काटो की राजनीति करने वाला का जो उनका रवैया है, उस रवैया को ये हम भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता कभी सफल नहीं होने देंगे। और वो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। समाज में भी जो उनके आज भी उनके नैरेटिव के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ आज भी हम लोग लड़ते हैं। अच्छा श्याम जी, एक आरोप अक्सर आपकी पार्टी लगाती है विपक्ष के ऊपर, या जो भी क्षेत्रीय दल है अलग अलग राज्यों में भारत के अंदर, देखते हैं कि परिवारवाद का आरोप, नेपोटिज्म का आरोप, कि मुख्यमंत्री या उनके बेटे फिर मुख्यमंत्री बनते हैं या पार्टी का अध्यक्ष बनते हैं। ऐसे कई राज्यों में आपने देखा होगा। चूंकि आपके ऊपर भी यही आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जाता है, और हालांकि अभी हाल के वर्षों में हमने देखा, चूंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता, बिहार में आपकी पार्टी की सरकार बनी, वहाँ पे गठबंधन में वो न तो चुनाव लड़ते हैं, न तो एक विधायक वर्तमान होते हैं, वो डायरेक्ट वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसे ही कई अलग अलग राज्यों में, चूंकि आपके भी बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जिनके बेटे और या बेटी जो राजनीति में आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो युवा, चूंकि आप लोग युवा राजनीति करते हैं, जो युवा राजनीति में आना चाहता है, या युवा जो ऐसे बैकग्राउंड सामान्य वर्ग से आता है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, वो किस तरीके से राजनीति में आ पाएगा और एक साफ सुथरी अच्छी राजनीति को कर पाएगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हमारी पार्टी में परिवार विवाद बिल्कुल नहीं है। सामान्य से कार्यकर्ता के मन में अगर यह भाव है कि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो बनेगा। नितिन नवीन जी को बिहार से उठाकर, नितिन नवीन जी को पता भी नहीं रहा होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। नितिन नवीन जी को बिहार से उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ऐसा कभी कांग्रेस में हो सकता है क्या? समाजवादी पार्टी में हो सकता है क्या? समाजवादी पार्टी में तो लिखित रूप में दिया जा सकता है कि अखिलेश यादव जी आजीवन काल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में तो ये लिखित रूप से दिया जा सकता है कि राहुल गांधी जी जो है आजीवन, कांग्रेस ने भी बनाया अभी अध्यक्ष 2 वर्ष पहले। देखिए, ऐसे अध्यक्ष बनाने का क्या मतलब है कि वो अध्यक्ष हमेशा राहुल गांधी जी की आंखों में देखे कि हम क्या बोले, हम क्या करें। अच्छा कार्य का निर्वहन कर रहे हैं वो, ये आपको लगता है ऐसा? और राहुल गांधी जी उनके कार्यकाल में होते हुए भी राहुल गांधी जी ही आज भी निर्णय लेते हैं, सोनिया गांधी जी ही निर्णय लेती हैं। और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आज भी समझ लीजिए कठपुतली है उनकी। जी, अभी ये आरोप आप लगा सकते हैं, हम लोग तो वो कठपुतली हैं, वो कभी भी जो है निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। हमारे पार्टी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो निर्णय लेता है। हमारी पार्टी में कोई भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। हमारी पार्टी में हमारे संसदीय कमेटी बैठती है, उस संसदीय कमेटी के जो भी मेंबर होते हैं वो मेंबर मिलकर निर्णय लेते हैं। हमारे छोटे से कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से भी पूछा जाता है कि आपके यहाँ अगर इनको बनाया जाए तो कैसा रहेगा। हमारे यहाँ इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। आज आप हमारे शो पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतना कीमती समय दिया और निकट भविष्य में आपको लेकर के काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी, आपका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, और विशेष हमारे शेषमणि तिवारी जी का धन्यवाद, सचिन जी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और हमको आपके साथ रूबरू होने का एक अवसर मिला। और आपके चैनल को जो भी हमारे प्रेमी लोग देख रहे हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं, जो भी SSR मीडिया हाउस के जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके चैनल को खूब प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, और ये चैनल आने वाले भविष्य में बहुत ऊपर तक जाएगा। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले किसी पॉडकास्ट में किसी नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए सबको थैंक यू वेरी मच।